हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अच्छा लगता है, बड़ा बड़ा हाल कई दिनों के बाद हो रहा है, लेकिन अगली 3 लाइनों में प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जा रहा। कोविड प्रोटोकॉल पीछे ठीक है। मित्रों, आज की प्रेस वार्ता का मुख्य विषय करने से पहले 2 बिंदुओं पर अवश्य मैं अपनी बात रखूंगा। सबसे पहले तो कल ही प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, विशेष तौर पर जो वैक्सीनेशन के संबंध में, कि अब जितनी भी वैक्सीनेशन है उसका 75% जो वैक्सीनेशन है वो भारत सरकार ही खरीदेगी, बाकी 25% को ही प्राइवेट के लिए छोड़ा जाएगा। और वो 75% भी अब स्टेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और 21 तारीख से एक अभियान लेकर के और जो भी वैक्सीनेशन हैं सारे देश भर में वो पूरे जोरों से 21 जून से शुरू किया जाएगा। युवाओं का वैक्सीनेशन है, इसमें बच्चों वाला भी है क्या? 18 साल से वो अब है 18 से ऊपर का सबका वैक्सीनेशन अब ये फ्री सब कॉस्ट सभी स्टेट्स को दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वैक्सीनेशन को इतना तरजीह देते हुए, इतना महत्व देते हुए उन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। और ऐसी दूसरी घोषणा है कि दीपावली तक सभी गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। ये एक 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ होगा। ये एक दूसरा संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है ताकि देश का कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न सोए। कोविड के कारण से बहुत से परिवारों की आय के ऊपर थोड़ा असर तो पड़ा ही। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से कितना कितना उसमें उन्होंने वृद्धि की, कहाँ कहाँ थोड़ा बहुत जो पिछड़ जाते हैं पिछड़े का भी उल्लेख उसमें किया जाता है। और एक पैरामीटर है, एक दूसरा विषय है कि अभी 2 दिन पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने नीति आयोग की एक रिपोर्ट 2020 की रिपोर्ट ये घोषित की है। और उसमें हर एक स्टेट के अपने अपने जो 16 डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG जिनको कहते हैं, उसके अनुसार एक रैंकिंग दी जाती है। और उस रैंकिंग में सभी प्रदेशों का अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से कितना कितना उसमें उन्होंने वृद्धि की, कहाँ कहाँ थोड़ा बहुत जो पिछड़ जाते हैं पिछड़े का भी उल्लेख उसमें किया जाता है। और एक पैरामीटर है कि 65 मार्क्स से ऊपर वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें उस प्रदेश ने एक प्रकार से एक अचीवमेंट अपनी की है। तो मैं आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो मोस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, जिन्होंने ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाया है, उसमें जो बड़े राज्य हैं उसमें हरियाणा का स्थान प्रथम आया है। क्योंकि अभी जो ग्रोथ है उसमें 57 अंक हमारे पिछले 2019 में थे, इस बार वो बढ़ करके 67 अंक हमारे हो गए हैं। 10 अंक बढ़ करके जो बड़े स्टेट्स हैं उसमें प्रथम आए हैं। हाँ, छोटी स्टेट्स में मिजोरम एक स्टेट है जो हमसे 2 अंक आगे है, उन्होंने 12 अंक प्राप्त किए हैं। तो सभी स्टेट्स में देखा जाए तो हम नंबर 2 पर हैं, लेकिन बड़ी स्टेट्स में देखा जाए तो हम नंबर 1 पर हैं इन फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स। तो ऐसा एक आंकड़ा भी आपके सामने मुझे रखना है। जहाँ तक सभी क्षेत्रों का विषय है तो 16 क्षेत्र उसमें हैं। एक क्षेत्र ऐसा है जो हमारे यहाँ लागू ही नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल जिसको कहते हैं, लाइफ बिलो द वाटर। तो लाइफ बिलो द वाटर ये जो समुद्री राज्य हैं वहाँ लागू होता है, हमारे यहाँ लागू नहीं होता। बाकी 15 में 8 में हम 65% से ऊपर हो गए हैं, लेकिन 3 ऐसे हैं जिसमें हम पहले की परफॉर्मेंस में से दो ऐसे हैं जिनमें पहले की परफॉर्मेंस में से हम थोड़ा सा कम आए हैं। लेकिन अभी हम जो मध्यम दर्जे के बाकी 4 क्षेत्र हमारे हैं वो मध्यम दर्जे के हैं, उसमें भी हम कोशिश करेंगे
अगली बार हम और आगे बढ़ें। एक क्षेत्र तो ऐसा है जिसमें हम प्रथम स्थान पर हैं, नंबर 1 पर हैं हम, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। जो हमारी अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी इसको कहते हैं, इस पर हमने जितनी भी अचीवमेंट की है उस पर नीति आयोग ने हमें 100 में से 100 अंक दिए हैं, इसलिए हम प्रथम स्थान के ऊपर उसमें हैं। और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसमें हम 80 मार्क्स पर हैं 100 में से। सस्टेनेबल सिटी, इसमें हम 81 मार्क्स पर हैं। तो ऐसे लगभग ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ 80 से अबव हम हैं। तो जो सबसे अच्छी प्रगति हमने की है उसके अंदर नो पॉवर्टी, इसमें हम 22 अंक हमने इसमें ज़्यादा लिए हैं। और ऐसे ही सस्टेनेबल सिटी, जैसे मैंने बताया 81, इसमें पहले 49 पर थे, तो 32 अंक इसमें हमको ज़्यादा मिले हैं। सस्टेनेबल कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन जो है स्थायित्व जिसमें आया है, फ्लोटिंग कम है, अर्थात कंजम्पशन पर्याप्त परमानेंट जो हो रही है, उसके अंदर भी 28 अंक हम बढ़े हैं। क्लाइमेट एक्शन में भी हम 17 अंक बढ़े हैं। जीरो हंगर, इसमें हम 15 अंक आगे बढ़े हैं। असमानता को समाप्त करना, अर्थात समानता की ओर जाना, गरीबी अमीरी को कम करना, उसका अंतर कम करना, इसमें हम 14 अंक बढ़े हैं। ये अलग अलग पैरामीटर उनके रहते हैं, तो उसमें हमें संतोष है कि हम ज़्यादातर क्षेत्रों के अंदर आगे बढ़े हैं। और जैसा मैंने बताया कि बड़े राज्यों में हमारा प्रथम स्थान आया है, इसके लिए मैं अपने सभी विभागों को, सभी हमारे सरकार के विभाग, हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारे कर्मचारी जो इन चीज़ों में अथक मेहनत करके, प्रयास करके इन चीज़ों को करते हैं, और साथ में जनता का सहयोग, क्योंकि बिना जनता के सहयोग के ये चीज़ें संभव होती नहीं हैं। तो इसमें सभी क्षेत्रों के लोगों को, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे हमारा टूरिज्म हो, चाहे हमारे निर्माणकर्ता हो, ऐसे सब लोगों ने जो हरियाणा के लिए काम किया है, इनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, सबको मैं बधाई भी देता हूँ। तो ये 2 विषय तो मुझे आज के मुख्य विषय से पहले करने थे। अब आज का जो मुख्य विषय है, जिसके लिए पंचकुला को ही हमने चुना है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और वो विषय है पंचकुला जिले से जुड़ा हुआ। मेरा विषय शुरू करने से पहले एक निवेदन रहेगा कि चूँकि एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और बहुत ही सस्टेनेबल गोल को प्राप्त करने के लिए एक लंबी रेंज का एक पंचकुला जिले को लेकर के हमारी प्लानिंग योजना क्या है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसमें कुछ सुझाव हों, कुछ प्रश्न हों, कोई बात पूछनी हो, तो आज हम उसी पर सीमित रहेंगे। तो मैं समझता हूँ विषय को, जिस हेतु मैं इस विषय को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, वो विषय ठीक से लोगों के सामने चला जाएगा। वरना विषय तो बहुत होते हैं, उस विषय में फिर कोरोना भी आ जाएगा, उसमें फिर बाकी विषय भी आएंगे, तो वो उसको हम अलग से जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें आपको बताएंगे। लेकिन आज के विषय को उस सीमा में अगर रखेंगे तो उसके विषय के साथ न्याय भी होगा। तो इसके लिए जो भूमिका के रूप में मैं रख रहा हूँ कि पंचकुला शहर जब इसकी आधारशिला एक प्रकार से रखी गई, जो पहली कार्य योजना इसकी बनी तो 1972 में बनी थी। आज से 48 साल पहले इस शहर की कल्पना की गई थी, आज़ादी के 6 साल के बाद। उस समय से पहले पंचकुला केवल छोटा शहर होता था, 5 स्कूल इसमें चलती थी। तो उससे पहले इसका जो विकास जो है उस समय से शुरू हुआ। पहली जो इसकी विकास की योजना 1983 में शुरू की गई, और उस 1983 की योजना में सारे सेक्टर्स का, इनका विस्तार, उनको बाकी सारे को बढ़ाया गया। और इसमें इसकी जो परिधि में और क्षेत्र जो लाए गए, मनसा देवी परिसर ये 2000 में लाया गया। पिंजौर कालका का जो शहरी परिसर है, और ऐसे कोट बिल्ला का जो शहरी परिसर है, वो भी सन 2000 में इसमें शामिल किया गया। तो इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया गया। अब दोबारा से जो नई योजना हमने बनानी शुरू की है, 2 साल पहले बनानी शुरू की थी, और इस योजना को अब कोई भी नाम हम दे सकते हैं कि 2018 में इसको हमने शुरू किया, और 2031 तक का गोल कि 12-13 वर्ष में इसका एक लेवल, ये हम एक अच्छे लेवल पर लेकर के आएँ। यानी हमको जैसे ध्यान में है कि ये ट्राई सिटी है, इसमें निश्चित रूप से चंडीगढ़ का तो बहुत पुराना एक अपना स्थान है,
लेकिन बाद में ट्राई सिटी में अगला स्थान मोहाली का आता है। हम निश्चित रूप से मोहाली से पीछे हैं, तो मोहाली के बराबर हम खड़े हों, बाद में फिर चंडीगढ़ के बराबर हम जाएं, और बाद में उससे भी आगे अगर हम अपने प्रदेश के शहरों की बात करें तो आज पहले स्थान के ऊपर गुरुग्राम आता है हर दृष्टि से, चाहे विकास हो, चाहे पर कैपिटा इनकम हो, उद्योग हो। दूसरे स्थान पर आज भी फरीदाबाद आता है। तीसरे पर कई आते हैं, इसमें हम हिसार, रोहतक, पंचकुला, कालका, करनाल ऐसे कई जिले ले सकते हैं। लेकिन अब हम पंचकुला को प्राथमिकता देते हुए इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अभी हमने एक निर्णय किया है, जिस निर्णय की घोषणा मैं आज ही कर रहा हूँ, वो ये है कि जैसे हमने पहले 2 शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई हैं। सबसे पहले गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA बनाया, बाद में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA बनाया, और आज मैं घोषणा करता हूं कि पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या बनेगा? PMDA। तो GMDA, FMDA, PMDA आज तीसरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की घोषणा कर रहे हैं, ताकि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान इसका बन सके। यहाँ वो अथॉरिटी भी काम करेगी, कॉरपोरेशन भी काम करेगा, फिर HSVP है वो भी पहले से काम करते हैं, HSAD से अलग से काम करते हैं, तो सबके काम का अपना एक संतुलन बनेगा। लेकिन टोटल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, इसके लिए सारी योजना प्लानिंग वो जो PMDA वो इसको आगे लीड करेगी। यहाँ डेवलपमेंट के नाते चाहे औद्योगिक केंद्र हो, औद्योगिक केंद्र हो, खास करके जैसे बरवाला का एक औद्योगिक केंद्र, ये हमने तय किया है कि उसके अंदर और उसका विकास किया जाए, उसकी सारी योजना आपके सामने आएगी। मेडिकल हब ये बनाया जाए, जिसमें हॉस्पिटल्स भी हों, मेडिकल एजुकेशन भी हो, फार्मेसी भी हो, पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग भी हो, नर्स बनाया जाए। एजुकेशन हब, शिक्षा के नाते यहाँ बहुत स्कोप है। अभी कॉलेजेस उतने ज़्यादा तो नहीं हैं, संख्या भी कम है, लेकिन स्कूल्स अपने आप में यहाँ पर्याप्त हैं। स्कूलों में कमी अभी नहीं है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हैं, चाहे सेकेंडरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सब तरह के हैं। लेकिन इसको एजुकेशन हब में हायर एजुकेशन के नाते और इसको बढ़ाया जाए, इस ओर हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार टेक्निकल एजुकेशन, इसको भी और बढ़ाया जाएगा। स्किलिंग के नाते से भी इसको और हम बढ़ाएंगे, ताकि स्किल्ड हमारा जो यूथ है उसको जॉब, उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और वो यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और आगे बढ़ा सके। इसी प्रकार पर्यटन के रूप में भी पंचकुला को कैसे देश के मानचित्र पर लाया जाए, इसके लिए भी हम लोग योजनाएं बना रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा स्थान है जो प्रकृति के गोद में कहना चाहिए, हिमाचल का, जिसको बिल्कुल एंट्री गेटवे ये हिमाचल का है। उत्तराखंड भी नज़दीक लगता है, पंजाब भी यहाँ नज़दीक है, हरियाणा के लोग हैं ही हैं, चंडीगढ़ भी है, ट्राई सिटी का एक केंद्र है। तो पर्यटन के नाते से इसको एक केंद्र के रूप में ये विकसित किया जाए। सड़कों का जाल ये एक बनाया जाएगा। तो सड़कों के जाल में जो यहाँ की मुख्य सड़कें हैं, तो एयरपोर्ट को पंचकुला के साथ जोड़ा जाए, इसके लिए एक हाईवे का पूरी DPR बन गई है। उसके लिए घग्गर के लिए पुल निर्माणाधीन है। बाकी भी कुछ एरिया उसमें पंजाब के अंदर आता है, कुछ हरियाणा का है। नेशनल हाईवे के जिम्मे वो है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक चौड़ा 4 लेन का 4 लेन है 6 लेन है रोड जो है, हाँ, वो एयरपोर्ट के साथ जोड़ करके बहुत जल्दी इसका काम ये पूरा होगा। ऐसे ही टूरिज्म के नाते से मोरनी का क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मोरनी के अंदर की जो सड़कों का जाल है उसको मजबूत किया जाए। मोरनी से चंडी मंदिर होते हुए और मांदना हो करके और आगे फिर मोरनी से टिकरताल और वहाँ से रायपुरानी, ये सड़क का एक चौड़ाकरण करते हुए, कहीं एक सिंगल रोड है तो कहीं डबल रोड भी है। यहाँ से मांदना तक 2 जगह से मिलेगा, एक पिंजौर साइड से मिलेगा और एक पंचकुला साइड नाडा साहब के सामने से जो सड़क जा रही है इसका भी चौड़ाकरण होगा ताकि इधर डबल रोड जाए। ऐसे ही
मोरनी और मोरनी के बाद टिकरताल से भी 2 सड़कें रायपुरानी तक जाकर के मिलेंगी, तो उस क्षेत्र को भी उसमें और चौड़ा किया जाएगा। चंडीगढ़ के इर्द गिर्द एक रिंग रोड, इसका भी डीपीआर बन गई है, सब क्लियर हो गया है, पीडब्ल्यूडी बीएनडीआर को वो दे दिया गया है। तो जितना पोर्शन हरियाणा में है वो उसमें पीडब्ल्यूडी बनाएगा, और कुछ क्षेत्र उसके अंदर चंडीगढ़ का और पंजाब का ये भी आता है, उसको बनाया जाएगा। एक सड़क रामगढ़ से हिमाचल प्रदेश की तरफ, रामगढ़ से वो परवाणु जाकर के मिलेगी, ताकि सीधी उसकी कनेक्टिविटी हिमाचल हो जाए। ये पंचकुला का और रायपुरानी मोरनी, पंचकुला और मोरनी के सेंटर से वो सड़क मिलते हुए चौड़ी सड़क नेशनल हाईवे को ये कहा गया है, उसकी प्लानिंग भी वो बना रहे हैं। वैसे ही सड़कों का जाल जो है, इसको भी हम इसको प्लानिंग सारी नेशनल हाईवे से और पीडब्ल्यूडी से मिल करके और एक बड़ा इसके अंदर जाल बनाया जाएगा। रेल और हवाई कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी के नाते से जो पिंजौर का एयरपोर्ट है, इसको विकसित किया जा रहा है, और यहाँ से जो छोटी हवाई सर्विस, उसको क्या कहेंगे, एयर टैक्सी के रूप में वहाँ से अलग अलग स्थानों पर एयर टैक्सी चलाने की योजना, इसको भी क्लियर कर दिया है। एयरपोर्ट का नवीनीकरण हो रहा है, उसमें जितना भी उसकी आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो वहाँ बनाई जा रही हैं। यहाँ के विकास में जो टाउन कंट्री प्लानिंग की स्कीमें थी, उसमें जो शुल्क था, चार्जेस थे, वो बहुत हैवी थे। तो जो डेवलपर है वो यहाँ आए और प्राइवेट जो हाउसेज हैं वो भी अपनी इस डेवलपमेंट के अंदर योगदान करें। तो यहाँ जब हमने तुलना की तो वो काफ़ी रेट्स मोहाली की तुलना में ज़्यादा थे। हमने उसको रिवाइज़ किया है, और पिछले साल रिवाइज़ करने के बाद लगभग 1/3 ईडीसी और आईडीसी के ये रेट हमने किए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आवासीय कॉलोनी कोई हो तो वो पर एकड़ जो 1,24,00,000 था, उसको सिर्फ 43 लाख रुपया कर दिया है। रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग 3,46,00,000 की जगह सिर्फ 1,17,00,000 कर दिया है। ऐसे ही वाणिज्यिक कॉलोनी यानी कमर्शियल कॉलोनी 5,88,00,000 रुपये था, उसको 1,52,00,000 रुपये पर एकड़ कर दिया है। तो लगभग सबके 1/3, चाहे उद्योग लगाने की बात है, वेयर हाउसिंग की बात है, इंस्टीट्यूशनल है, मैरिज प्लेस, बैंकेट हॉल। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जैसे ही पंजाब शुरू होता है तो बैंकेट हॉल बरमार है, अपने यहाँ कम हैं, तो इसलिए उसके जो चार्जेस, जो हमारे यहाँ पहले 3,17,00,000 रुपये प्रति एकड़ था, अब सिर्फ 25,26,000 रुपये कर दिया है। यानी 1/10 से भी कम, 8% ही सिर्फ ये लगभग बनता है। नहीं 12%, 12-36, 12-13% ही बनता है। तो 12% ही 8वां हिस्सा उसको कर दिया है, 1/8। ऐसे ही अस्पतालों के लिए भी 77 लाख पर एकड़ जो चार्जेस थे, उसको सिर्फ 17 लाख कर दिया है, 60 लाख रुपये उसमें कम कर दिया है, ताकि कुछ हॉस्पिटल्स भी अगर प्राइवेट आना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ आने के लिए मौका दिया है। 2 बड़े अस्पताल मेडिकल हब की जैसे मैंने बात की, तो सेक्टर 32 में और सेक्टर 5C में, ये दोनों जगह हमारे पास हॉस्पिटल प्लॉट्स हैं। ऑक्शन करेगा ना, ऑक्शन, हाँ, ये दोनों ऑक्शन किए जाएंगे ताकि बड़े हॉस्पिटल वहाँ आकर के और स्थापित हो सकें। ऐसे ही एक ड्रग टेस्टिंग लैब, फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लैब, ये भी यहाँ पर 22 करोड़ की लागत से सेक्टर 3 में ये बनाई जा रही है। थापली में एक पंचकर्मा केंद्र और वेलनेस सेंटर आयुष विभाग की ओर से ये स्थापित किया जा रहा है। तैयारी शुरू हो गई है। 20 जून को शायद डिपार्टमेंट ने उसका लॉन्चिंग रखी है, उद्घाटन रखा है। 20 जून को उसका उद्घाटन हो जाएगा। 20 जून को वहाँ पर किसी ने भी अपने वेलनेस सेंटर में नेचुरोपैथी के नाते या पंचकर्मा केंद्र के नाते से अपना इलाज कराना है तो वह जा सकते हैं। बहुत लोगों को अपने शरीर की कोई भी
क्रोनिक डिजीज होती है, लंबी बीमारी होती है, उसके लिए भी पंचकर्मा के इलाज की उसको आवश्यकता रहती है। तो ये अफोर्डेबल होगा, बहुत महंगा नहीं होगा, सस्ता होगा। वहाँ रहने के लिए भी पहले से एक 10 या 12 हट्स बनी हुई हैं, तो उसके अंदर वो वहाँ रह सकते हैं। वो सारा पहले जो फॉरेस्ट के पास ही था, वो फॉरेस्ट वाले ने उसको पंचकर्मा और ये अपना आयुष विभाग को दे दिया है ताकि वो इस व्यवस्था को शुरू कर सकें। पंचकुला में नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना की जा रही है। फार्मा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी हमने बरवाला में दवा उद्योग का एक अलग से फार्मा क्लस्टर इसको बनाने की योजना बनाई है ताकि HSIDC के जो प्लॉट्स हैं वो भी उनको मिल सकें। एक अलग से जो प्राइवेट लैंड होगी उसको भी फार्मा क्लस्टर के नाते से उसकी डेवलपमेंट प्लान बनाई जाएगी ताकि लोग अपने आप भी अपनी ज़मीन खरीद करके और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के नाते से वहाँ जा सकें। पंचकुला का जो IT पार्क है इसको भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ये एक संस्थान है, उनके सहयोग से इसको विकसित किया जाएगा। हालांकि इसकी योजना कल्पना बहुत पहले बनी थी, बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन जितना उस IT पार्क को डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसमें कुछ सुधार करते हुए और उसमें जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इसके साथ समझौता किया हमने, तो उनकी सहायता से 5 करोड़ रुपया लगा करके वो एक अपना बनाएंगे सारी योजना। उस योजना के माध्यम से वहाँ भी लोगों को और IT उद्योग के नाते से वहाँ जा सकते हैं। पहले से निफ्ट की जो भवन है उसका बन चुका है, शायद बन रहा है। तो सेक्टर 23 में निफ्ट की स्थापना ये की जा रही है। उसमें भी पूरे देश भर से, हरियाणा से भी होंगे, बाहर से भी होंगे, तो ऐसे विद्यार्थी फैशन टेक्नोलॉजी के नाते से और उसमें आकर के शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। पिंजौर हवाई पट्टी एयर टैक्सी सेवा मैंने बताई दी है, अगर शुरू होती है तो ये फिर बाद में हिंडन एयरपोर्ट, शिमला एयरपोर्ट, धर्मशाला, कुल्लू मनाली, ऐसे सारे जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ तक ये एयर टैक्सी की सर्विस ये दी जाएगी। मोरनी और टिकरताल यहाँ के जो टूरिज्म के स्थान हैं उनको यातायात के लिए, जैसे मैंने सड़कें बताई हैं, ये सब 4 लेन सड़कें ये बनाई जाएंगी। पंचकुला, मांदना, मोरनी, टिकरताल, रायपुरानी, रामगढ़ से हिमाचल प्रदेश, तो ये सब सड़कों का विषय बताया मैंने। एक जहाँ HMT पहले एक उद्योग होता था, उसकी जगह अब हमने 60 एकड़ भूमि पर, वो जगह हरियाणा सरकार ने ले ली है, तो 60 एकड़ भूमि पर वहाँ फिल्म सिटी इसका निर्माण भी किया जा रहा है। तो ये हमारा फिल्म सिटी निर्माण पब्लिक हेल्थ कौन करा, ये टूरिज्म कौन करा, DPR यानी पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, ये इसकी DPR बनवाएगा और फिर उसको जो फिल्म निर्माता जो लोग हैं उनको ऑफर किया जाएगा। और स्टूडियोज़, क्योंकि उनकी मांग है कि यहाँ बहुत बड़े स्टूडियो उनको नहीं चाहिए, उनको छोटे इन हाउस स्टूडियो यहाँ चाहिए। बड़े स्टूडियोज़ क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल साथ लगता है, तो उनको यहाँ सफलता का ये एक बड़ा कारण होगा कि अपनी शूटिंग आदि के लिए हिमाचल के जितने भी रमणीक स्थान हैं वो उनको शूटिंग के लिए नज़दीक मिल जाएंगे। तो इसलिए एक बहुत अच्छा, एक छोटा ही क्यों ना हो, एक फिल्म सिटी का निर्माण ये होगा। मोरनी में पैराग्लाइडिंग, इसका सारे जो एक्सपेरिमेंटल जो लेवल है उसका पार हो चुका है। वहाँ पर पैराग्लाइडिंग करके देखी जा चुकी है। जिन टीम ने जिन्हें पैराग्लाइडिंग करानी है उन्होंने ट्रेनिंग भी ले ली है और अब 20 जून को यहाँ पैराग्लाइडिंग ये शुरू हो जाएगी और उसका भी उस दिन शुरुआत होगी। तो ऐसे ही पर्वतारोहण पर जैसे ट्रैकिंग रूट्स होते हैं, तो ऐसे ट्रैकिंग रूट्स ये हमने तय किए हैं ताकि उन ट्रैकिंग रूट्स पर जो है वो युवा जो है वो आसानी से अपना ट्रैकिंग करके और एक अभ्यास अपना कर सकते हैं। और उस ट्रैकिंग रूट को भी 20 जून को, 20 जून को हम शुरू कर रहे हैं। 10 रूट्स अभी तय किए हैं, लेकिन ये सिंगल डे रूट होंगे। अभी इसके बाद हम लोग स्टे की, फार्म स्टे, होम स्टे, ये पॉलिसी बनाएंगे ताकि 2 डेज ऐसा प्रोग्राम होगा तो फिर वहाँ रात्रि को स्टे करने के लिए होम स्टे पॉलिसी बनेगी। वहाँ के लोगों का 1 कमरा 2 कमरे जितने बना करके वो टूरिज्म डिपार्टमेंट को देना चाहेंगे वो देंगे और उसमें वो बुकिंग कर सकेंगे। बुकिंग करके वहाँ पर रात्रि स्टे होगा तो फिर 2 दिन का ये ट्रैकिंग रूट का भी प्रावधान वहाँ किया जाएगा। और एक
वहाँ रात्रि रुकने के लिए इस होम स्टे के अलावा फार्म स्टे पॉलिसी, फार्म हाउस पर वहाँ उनको टेंटिंग वगैरह की व्यवस्था बना के दी जाएगी, शौचालय और वो सारी आवश्यक सुविधाएं ये दे दी जाएंगी, बाकी उनकी टेंटिंग के हिसाब से वो जा करके रुक सकें, ऐसी एक व्यवस्था भी दी जाएगी। पर्यावरण को ठीक करने की दृष्टि से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने योजनाएं बनाई हैं, उसमें एक अभी 5 तारीख को पर्यावरण दिवस 5 जून को था। उस दिन पंचकुला में आप लोगों को पता लगी गया होगा कि एक ऑक्सी वन की स्थापना की गई है। 100 एकड़ के ऊपर घग्गर के किनारे ये ऑक्सी वन, जहां ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाले जितने भी पौधे होंगे उनको लगाया जाएगा, और 10 तरह के अलग से वन, ये 2 एक साथ हुए थे, एक करनाल का 80 एकड़ का हुआ था, पंचकुला का 100 एकड़ का, तो ऐसे अलग अलग वन, जिन वनों में सुगंध देने वाला वन ये भी होगा, ऐसे ही जिसमें एक राशि वन होगा, पंचकुला में अलग से भी राशि वन होगा, यहाँ भी राशि वन की स्थापना शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उसमें होगा। नक्षत्र वन है, ऐसे ही जो साधना वन है जहाँ ऋषि मुनि साधना करते हैं, इस प्रकार के 8-10 प्रकार के वन ये बनेंगे। वहाँ एक लाइब्रेरी भी होगी, लोग भ्रमण करने के लिए वहाँ जाते हैं तो उनको सुविधाएं वहाँ पर जितनी आवश्यक हैं, क्योंकि 100 एकड़ बहुत बड़ा एक एरिया है, उसके अंदर लोगों के भ्रमण करने के लिए ट्रैकिंग रूट्स भी उसके अंदर बनाए जाएंगे, ताकि पंचकुला के लोगों को एक अच्छा एक स्थान घूमने के लिए मिल सके। पंचकुला में मोरनी में जो वन विभाग है उसकी ओर से कुछ विकास के कार्य वो भी सब किए जाएंगे, ताकि पंचकुला अपने आप में एक शहरी विकास का स्थान होगा, लेकिन एक नेचुरल तौर पर जिसको कहना चाहिए विकास के नाते से टूरिज्म के आकर्षण देने को आकर्षित करने के लिए मोरनी का विशेष उपयोग करेंगे। वहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं, खास करके उसमें सुगंध वाले या जो नेचुरल ऑयल बनाने के जो पौधे होते हैं उसकी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनको बनाया जाएगा, और वहाँ के लोकल जो वशिंदे हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनको भी उस खेती को करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, और एक उद्योग भी छोटा बड़ा यहाँ लगाया जाएगा कि ऐसे जो एक्सट्रैक्शन जो किया जाता है, तेल निकाला जाता है, तो ऐसे तेल निकालने के छोटे छोटे उद्योग उसके कारण से जो परफ्यूम आदि में काम आते हैं अथवा दवाइयों में काम आते हैं, मालिश में काम आते हैं, तो इस प्रकार के जितने औषधि युक्त तेल के जो निकालने का जो विधि है उसके कारखाने और उसी प्रकार के पेड़ पौधे ये लगाए जाएंगे। ये वन विभाग ने किस प्रकार की विशेष योजना, हमारे पीसीसीएफ बैठे हैं, क्यों ऐसे योजना है ना सारी, हाँ, उस प्रकार का ये सारी योजना एक बनाने के लिए इन्होंने यहाँ की है, तो उसको वो जल्दी बनाने वाले हैं। टूरिज्म सर्किट रूट, ये भी अलग अलग टूरिज्म सर्किट रूट, उसके अंदर केवल पंचकुला जिला ना हो करके आसपास के जो क्षेत्रों में टूरिज्म स्थान हैं उसमें कुछ हिमाचल के हैं, चंडीगढ़ के हैं, ऐसे मिला करके कुछ टूरिज्म सर्किट रूट बनाए जाएंगे। उन रूट्स के ऊपर मिनी बसेस ये चलाई जाएंगी, और उसकी गाइडेंस के लिए एक टूरिज्म गाइड केंद्र ये पंचकुला में बनेगा। बल्कि मैंने तो आज सुझाव दिया है, अभी उसको डिपार्टमेंट ने स्वीकार करेंगे, कब करेंगे और कब उसको शुरू करेंगे, लेकिन आज ही का सुझाव है। मैंने कहा कि जो टूरिज्म सेंटर है वहाँ केंद्र अपना जो बनेगा, वहाँ एक एकोमोडेशन का भी एक सिस्टम बनना चाहिए। कम से कम 50-60-100 कमरे वहाँ बनते हैं, तो जो भी आसपास के लोग टूरिज्म के नाते आते हैं या यात्री वैसे भी आते हैं तो यात्री निवास होगा, बुकिंग करा करके वहाँ रह सकते हैं। अगले दिन सवेरे ट्रैकिंग रूट पर जाना है, टूरिज्म के नाते कहीं भी जाना है तो जा करके सायंकाल वहाँ वापस आ सकते हैं। जो 2 दिन का है वो तो एन रूट उनका स्टेइंग की पॉलिसी बनेगी, लेकिन 2 दिन नहीं, किसी ने एक ही दिन करना है तो मानो यहीं से चलते हैं और यहीं वापस आकर रुकते हैं, चाहे अपने साधनों से जाते हैं चाहे बस के द्वारा जाएंगे, हमारी जो बसें बनेगी। तो ऐसा एक टूरिज्म डिपार्टमेंट से आया कोई, सेना जी नहीं आए वो, तो आप पांडुरंग जी आप ज़रा उनको ये कहें कि इस प्रकार का एक सेंटर का भी हमारा उपयोग होगा। वो 50 से 100 कमरे कितने हो सकते हैं, बहुत महंगे नहीं चाहिए, होटल नुमा नहीं चाहिए, लेकिन यात्री निवास टाइप यात्री रह सकते हैं और उसमें डोरमेट्री भी हो।
ताकि डॉर्मेट्री में भी लोग रह सकते हैं और सस्ते कमरे उपलब्ध हो जाए, तो ऐसे यात्रियों के लिए, टूरिस्ट्स के लिए वो एक स्थान बन जाए। माउंटेन ट्रेल, माउंटेन बाइकिंग, और एक कंपनी के लोग मेरे पास आए थे, वो बैलून का क्या है, हॉट एयर बैलून, तो वो हॉट एयर बैलून के लिए भी एक प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। मैंने कल उनके पास भेजा था, टूरिज्म वालों के पास ही, तो वो उसमें भी कोई ना कोई संभावना देखेंगे। उनको एक वातावरण के नाते से, एक एटमॉस्फेयर या उस प्रकार का जो हवा के नाते से जो जोग्राफिकल एक लोकेशन उस प्रकार की चाहिए, क्योंकि उसमें जो एक्सीडेंट्स होने की सारी चीज़ें उसको नकारना पड़ता है, पहले उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो वो सारा भी, चाहे ये हॉट एयर बैलून हो या फिर जो हमारा ये जो शुरू हो रहा है पैराग्लाइडिंग, इस सब में सुरक्षा का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है, उसको हम ध्यान रखेंगे। इंश्योर्ड यात्राएं होंगी, इंश्योर्ड प्रोग्राम होंगे, तो इंश्योरेंस कंपनियों से भी वो सारी बातचीत हो चुकी है। एक यहाँ स्टेट ऑफ आर्ट पुरातात्विक संग्रहालय सेक्टर 5 में 2 एकड़ जमीन उनके पास 2 एकड़ है, 2 एकड़ जमीन उनके पास है। तो वो 2 एकड़ में एक बड़ा संग्रहालय, जो हरियाणा के पुरातत्व अवशेष या जो भी संग्रहालय में ऐसी रखने लायक चीज़ें जो टूरिस्ट को आकर्षित कर सकें, ऐसी चीज़ों का एक बड़ा, एक गौरवशाली इतिहास को अवगत कराने के लिए, और हम वो बनाएंगे। शहर की सफाई, शहर की सुंदरता, और यहाँ का जो खास करके सफाई अभियान के बाद जो डंपिंग ग्राउंड वगैरह होते हैं, तो एक बड़ी समस्या यहाँ की है। सेक्टर 23 में डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। अभी तक तो सारा जो कूड़ा करकट वहीं डाला जाता था, लेकिन अभी 5 तारीख की 5 नहीं 2 तारीख की जो मीटिंग हुई, उसके तुरंत बाद हमने कहा कि इसको जो झुरीवाला में एक डंपिंग ग्राउंड पहचान किया गया है, जो 31 दिसंबर 2021 को मैं स्वयं वहाँ देख करके आया था, वहाँ पर उन्होंने, पंचकुला के लोग बताएंगे कि वहाँ शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया ना। अब डंपिंग ग्राउंड यहाँ ना डाल करके और सीधा वहीं झुरीवाला में डालेंगे, और यहाँ इसको प्रोसेस करके कितना जल्दी इसको साफ़ कर सकते हैं, या प्रोसेस करके यहीं पर उसका कहीं काम आ सकता हो, किसी ग्राउंड फिलिंग में, या कई बार खड्डे फिलिंग करना होता है उसमें, तो ऐसा उसका उपयोग करके, और नहीं तो फिर प्रोसेसिंग करके उसको भी झुरीवाला में उसमें डालना चाहिए। पिंजौर में एक सेब मंडी, फल और सब्जी मंडी, पंचकुला के सेक्टर 20, अच्छा सेक्टर 20 में तो किसान बाजार शुरू हुआ है, लेकिन ये पिंजौर की एक मंडी, इसका भी एक विकास करने की योजना ये बनी है। बहुत जल्दी वो मंडी, ऐसे मंडी ईयर मार्किंग उसकी हो गई है, बस उसका तो नक्शा बना करके दुकानें जो हैं उनको हमने सेल करना है, और हाँ उसमें काफ़ी कुछ हो चुका है। अब ये इतना बड़ा सारा विषय जो आपके सामने मैंने रखा है, इसमें मुझे लगता तो है कि सारी चीज़ें आ गई होंगी, फिर भी मेरे पास जो डाटा थापली आ गया इसके अंदर, ट्रैकिंग रूट्स आ गए, फार्म स्टे होम स्टे पॉलिसी हो गई, टूरिज्म सर्किट रूट्स, ये सब बातें आ गई। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, इनका भी, क्योंकि हमारे यहाँ एक नेशनल लेवल का स्टेडियम जो बना है, और उसमें भी जो जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ हैं वो खड़ी की जाएंगी। और यहाँ जैसे अपने को पता है कि इस साल नवंबर में खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है, शर्त यही है कि कोविड के कारण से कोई स्थितियाँ बिगड़े नहीं, जिससे सुधार आ गया है, तो सुधार के नाते से ये सारा स्थायी अगर हो जाता है सुधार अपना, तो फिर ये बहुत अच्छे बड़े लेवल का, जिसमें 12,000 के आसपास जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भाग लेंगे, और पंचकुला के साथ साथ आसपास के शहरों में भी कुछ गेम्स, कुछ आइटम्स हो सकें, उसकी सारी योजना बना रहे हैं। इसके लिए भी कुछ स्थायी निर्माण वो किया जाएगा, कुछ अस्थायी वो चीज़ें जो की जाएंगी। तो स्पोर्ट्स का भी प्रमोट करने का कारण किया गया है। हॉट बैलून की बात आ गई, वैली ऑफ फ्लावर्स, हर्बल पार्क, नक्षत्र वाटिका, सुगंधी आयल, फार्मास्यूटिकल पार्क,
आईटी पार्क एक मीटिंग हमने कराई थी, उसमें जो एजेंडे में आइटम थे, मैंने कहा कोई रह ना गया हो आपको बताने में। पंचकुला के इन सारे कामों को आम जनता को भी पता रहे, और स्वाभाविक है विभाग भी जब तक उनके ऊपर कोई मॉरल प्रेशर ना हो तब तक आगे बढ़ने में थोड़ा कठिनाई आती है। तो इसको भी दूर करने के लिए हमने दो बातें तय की हैं। एक तो इस सारे को आईईसी के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे, वो चाहे हरियाणा के हों, चाहे पंजाब के हों, चंडीगढ़ के हों, हिमाचल के हों, दिल्ली के हों, सब लोगों को इसकी जानकारी मिले। इसकी योजना हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट वो बना रहा है। एक विषय और मैं जो भी डिपार्टमेंट शायद टाउन कंट्री प्लानिंग इसको संभालेगा या अर्बन बांट करके अर्बन लोकल बॉडीज़ और टाउन कंट्री ले सकते हैं कि पूरा एक मैप पूरे ज़िले का कि किस जगह पर क्या क्या सारे काम हैं जो चल रहे हैं या हमारी प्लानिंग में चलने वाले हैं, तो उनकी लोकेशन दिखाते हुए एक बड़ा मैप बना करके कम से कम 30 से 40 जगह पर इसके होर्डिंग्स लगाए जाएं और उन होर्डिंग्स पर बताया जाए कि भी कौन सी चीज़ इनमें से कंप्लीटेड है, कौन सी इन प्रोग्रेस है, कौन सी आगे प्लानिंग में है, प्लानिंग में वो लॉन्च होगी तो कब होगी, उसकी कंप्लीशन डेट उसकी क्या होगी, ये चीज़ें बताते हुए और कम से कम 50 जगह पर इसको लगा देंगे तो जनता को भी पता रहेगा, जिस विभाग ने करना है उसको भी पता रहेगा, उसके ऊपर एक प्रेशर भी रहेगा कि मुझे इस डेट को कमिटमेंट है, मेरी पब्लिक से भी है, मीडिया से भी है, सरकार में तो है ही है। तो ये मैप्स भी कितने दिनों में लग सकते हैं पांडुरंग जी? विदिन वीक मैप लग जाएंगे। 20 से पहले लगवा दो ये, क्योंकि 20 तारीख को कुछ चीज़ों का लॉन्चिंग होने वाला है। मुख्यमंत्री